दोस्तों आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि करेंसी में काम तो करते हैं, बट आपने एक चीज़ नोटिस की होगी, मैं मैक्सिमम टाइम यूएसडी एनआर पे काम करता हूँ और मुझे काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं कि सर आप एक ही करेंसी पे क्यों काम करते हो, क्यों डिफरेंट करेंसीज पे काम नहीं करते हो। देखो ये चीज़ डिफरेंट डिफरेंट होती है। हो सकता है कि आपकी पकड़ दूसरी करेंसी पे अच्छी बन जाए, मेरी पकड़ दूसरी करेंसी के ऊपर ज़्यादा अच्छी है तो मैं उसमें अच्छा काम करूंगा, मुझे उसमें डर नहीं लगता। बहुत सारे फैक्टर हो सकते हैं जो मुझे वहाँ पे काम करने के लिए कह सकते हो मोटिवेट करेंगे। आज मैं आपको एक ऐसी करेंसी के बारे में बात करने वाला हूँ जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट काउंट होती है। बहुत सारे लोग इसके बारे में जानना भी चाहते हैं बट नॉलेज ना होने के कारण शायद उसमें काम नहीं कर पाते। आज मैं बात करूंगा एक मोस्ट इंपॉर्टेंट जिसको हम बोलते हैं जीबीपी आईएनआर, इस पर्टिकुलर करेंसी के बारे में। जैसा कि आप लोग जानते हो, मैं अपने चैनल पे आपको बताता हूं हमेशा कि आप आरबीआई अप्रूव्ड पेयर के अंदर वर्क करें, जो पेयर आरबीआई अलाउ करता है। सेकंड पॉइंट मैं आपको समझाता हूं कि हमेशा सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर्स के साथ में वर्क किया जाए। अब ये जीबीपी की जब बात की जाए तो ये है क्या, सबसे पहली बात समझो ये दोनों चीजों में हो क्या रहा है। यहाँ पर जीबीपी के अंदर और आईएनआर के अंदर जो भी चीज एक्सचेंज रेट रिप्रेजेंट होता है उसको हम जीबीपी आईएनआर की वैल्यू निकाल कर बोलते हैं, और वो ऊपर नीचे जाएगी तो उस हिसाब से हम वहां पे उसको बाय करके या फिर शॉर्ट सेलिंग करके प्रॉफिट गेन कर जाते हैं। अब एक बात समझो कि जब कोई चीज दो चीजों के कंपैरिजन से चल रही है तो दोनों चीजों में कौन कौन सी चीजें पॉजिटिव, कौन कौन सी चीजें नेगेटिव इंपैक्ट डालती हैं, ये बातें हमें पता होना चाहिए। सिंपल सा एग्जांपल, अगर कोई भी आप एग्जाम की प्रिपरेशन भी करते हो तो ऐसा तो नहीं है ना कि आप पहले उसके सिलेबस को नहीं पढ़ोगे, उसके लास्ट ईयर पेपर्स नहीं पढ़ोगे। ऐसे ही यहाँ पर भी जब हम किसी भी पर्टिकुलर फील्ड के अंदर उतरने की कोशिश करते हैं, करेंसी के बारे में काम करने की कोशिश करते हैं, तो कौन कौन सी चीज़ें उस पर पॉजिटिव इंपैक्ट डालती हैं और कौन कौन सी चीज़ें उस पर नेगेटिव इंपैक्ट डालती हैं, ये बातें हमें बहुत अच्छे से पता होना ज़रूरी है। देखो यहाँ पर कुछ फैक्टर्स मैंने नोट करके रखे कि आपको बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पॉइंट वाइज मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। देखो सबसे पहली बात आ जाती है, जब हम बात करते हैं तो किसी भी करेंसी के अंदर जब कोई भी चीजें होती है ना तो वो डिपेंड करती है कि भाई वहां पे इकोनॉमिकल डाटा, कि जो इकोनॉमिक्स है उसका डाटा जो आता है उस डाटा पे काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस बनी रहती है, क्योंकि शेयर मार्केट टोटली जो वर्क करता है वो डाटा पर करता है। लोगों को लगता है कि भाई यहाँ पे ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है उसके पीछे कोई रीजन नहीं है, नहीं, वहां पे रीजन होता है। अगर आपको उस रीजन को आइडेंटिफिकेशन करना आ जाता है, थोड़ा सा भी आ जाता है, देन पर्टिकुलर कंडीशन में काफी अच्छा वहां पे रिजल्ट देखने के लिए मिल जाता है। इकोनॉमिकल डाटा की मैं बात करूं, फॉर एग्जाम्पल कौन कौन से डाटा हो सकते हैं, जैसे कि हम बोल सकते हैं जीडीपी की बात करें, भाई जीडीपी ग्रोथ कैसी रही, सिंपल सी बात है। उसके साथ में ही इन्फ्लेशन कैसा रहा, ठीक, इन्फ्लेशन कैसा रहा। उसी के साथ में हम बात करें तो एम्प्लॉयमेंट रेट्स, ठीक है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है किसी भी देश की ग्रोथ के लिए। एम्प्लॉयमेंट रेट्स का जब डाटा आता है देन उस कंडीशन में काफी पॉजिटिव आता है। इसी के साथ में इंटरेस्ट रेट, जब भी इंटरेस्ट रेट बढ़ता है ना, ध्यान रखना उस पर्टिकुलर देश की करेंसी मजबूत होती है, ये बात ध्यान रखनी हुई हो जाती है। ये सारे के सारे जो भी फैक्टर हैं ये इंपैक्ट डालते हैं किस चीज के ऊपर, करेंसी पेयर के ऊपर। और यही पॉजिटिव इकोनॉमिकल डाटा अगर अच्छा आ जाता है तो ये डिमांड बढ़ा देते हैं उस पर्टिकुलर करेंसी की, और जिसके कारण वो करेंसी की वैल्यू खुद ब खुद बढ़ना चालू हो जाती है। सो आई विश ये चीज क्लियर हो गई होगी। ये सारे के सारे पॉजिटिव आएंगे, देन पॉजिटिव आने के बाद में उस पर्टिकुलर करेंसी के अंदर उसकी डिमांड बढ़ जाती है ऑल ओवर वर्ल्ड, देन उस कंडीशन में उसमें इन्वेस्टमेंट भी आती है, तो वहां पर उस करेंसी के अंदर काफी अच्छी पॉजिटिव साइड की मूवमेंट देखने के लिए हम लोगों को मिल जाती है। देन इसी के साथ में बात करें, भाई सेकंड पॉइंट की बात करें, ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। सेकंड पॉइंट की मैं बात करूं, इसको यहां से समझते हैं। सेकंड पॉइंट है, जब आपने सुना होगा कि आरबीआई पॉलिसीज क्रिएट करती है, लाइक यूएसडीआईएनआर की जब बात करें तो फेडरल रिजर्व पॉलिसी क्रिएट करती है अबाउट यूएसडी। यहां पर जब हम बात करते हैं जीबीपी आईएनआर की तो यहां पर भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। पता क्या, यहां पे बात आती है सेंट्रल बैंक्स की। सेंट्रल बैंक्स जो लाइक कह सकते हो यहां पर पॉलिसी क्रिएट करते हैं, वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है पॉलिसीज को देखना। बिकॉज आप खुद समझो, आपके अकाउंट में मान लीजिए मैं बात करता हूँ 1 CR रखे हुए हैं, आपने मेहनत से कमाई की, आपने बोला भाई मैं अपने बैंक में रख रहा हूँ, और आपने अपने एसबीआई के अंदर रखे, और रखने के बाद में अब क्या है, आपने 1 साल बाद देखा तो जो चीज आपको 1 CR में मिल रही थी उस पर्टिकुलर टाइम पर, आज वो आपको 1.5 CR में मिल रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पैसे की वैल्यू धीमे 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 कम हो गई है। जो चीज आपको पहले सस्ते में मिल जाया करती थी आज उसके लिए आपको ज्यादा पेमेंट करनी पड़ रही है। तो यहां पर प्रॉब्लम क्या हुई है, आपने तो अपना पैसा पूरा रखा, बट यहां पर जो सेंट्रल पॉलिसी क्रिएट करने वाले बैंक्स होते हैं उनकी पॉलिसी सही ना होने के कारण धीमे धीमे आपके पैसे की वैल्यू गिरनी चालू हो गई। तो भाई इसमें आपकी क्या गलती थी, आपकी तो कोई गलती काउंट नहीं हुई ना। तो यहाँ पे सेंट्रल बैंक्स का भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पे देखने के लिए मिलता है जब भी किसी देश की करेंसी के अंदर बातें की जाती हैं। अब बात आती है, देखो इंडिया के अंदर बात करें आरबीआई अवेलेबल होती है अबाउट किसके लिए, आईएनआर को मैनेज करने के लिए। जब हम बात करते हैं जीबीपी की तो देखो जीबीपी की जब बातें की जाएगी तो कौन सा बैंक यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट रखेगा, कॉमन सी बात है, यहाँ पे बात आ जाती है बैंक ऑफ
इंग्लैंड। ठीक है, वहां के जो बैंक्स हैं, ये बैंक आपकी वहां पे कह सकते हो जीबीपी के लिए पॉलिसीज क्रिएट करेगा। इंडिया में तो हमारा आरबीआई अवेलेबल है ही, तो यही लोग एडजस्ट करते हैं इंटरेस्ट रेट को, इंप्लीमेंट करते हैं मॉनेटरी पॉलिसीज को। क्लियर, इन्हीं के कारण क्या होता है, जो भी मनी सप्लाई होती है कि भाई रिक्वायरमेंट कितनी है उस पर्टिकुलर करेंसी की, वो चीज यहाँ पे इंपैक्ट डालती है। और ये बात मैंने आपको बताई दी है कि अगर कोई भी देश इंटरेस्ट रेट को कह सकते हो इंक्रीज करता है, तो कॉमन सा बात आ जाती है उस पर्टिकुलर देश की करेंसी को मजबूत किया जा रहा है। और अगर वो इंटरेस्ट रेट को कट करता है, इंटरेस्ट रेट वाला कॉन्सेप्ट मैंने पहले भी समझाया है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। लोगों को ये बात पता होनी चाहिए कि इंटरेस्ट रेट बढ़ने पर करेंसी की वैल्यू बढ़ जाती है या फिर घट जाती है, ये बातें पता होना जरूरी है। ऐसे ही अगर इंटरेस्ट रेट की बात की जाए, तो अगर यहाँ पे कट कर दिया जाए इंटरेस्ट रेट को, तो कॉमन सी बात है उस पर्टिकुलर करेंसी की वैल्यू गिरना चालू हो जाती है। ये बातें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। छोटा सा कॉन्सेप्ट था, ये बात आपको ऑलरेडी पता होगी। देन हम बात करेंगे थर्ड पॉइंट। जैसे कि आपको पता ही है कि हमारे देश में या फिर पूरे वर्ल्ड वाइड हर हर जगह पर पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी या फिर पॉलिटिकल कंडीशंस इवेंट्स बनते रहते हैं। यहां पे बात आती है पॉलिटिकल इवेंट्स की। ठीक, पॉलिटिकल इवेंट्स की बात कर लेते हैं। जैसे कौन कौन से इवेंट होते हैं, देखो पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी तो सबसे पहली बात आई जाती है। सेकंड पॉइंट है इलेक्शंस की बात की जाए, उसके बाद में जियोपॉलिटिकल टेंशन हो सकते हैं जो इंपैक्ट डालते हैं करेंसी पेयर्स के ऊपर। जैसे कि आपने रशिया और यूक्रेन की कंडीशन में देखा ही है, उनके साथ में क्या क्या चीजें वहां पे हो रही है। तो ये पॉजिटिव अगर आ जाते हैं, तो पॉजिटिव यहाँ पे करेंसी को एक तरह से कह सकते हो बूस्ट कर देंगे, अगर कोई पॉजिटिव इंपैक्ट आता है। बट अगर कोई नेगेटिव इंपैक्ट आता है, तो भाई वो बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं उस पर्टिकुलर देश के लिए भी और उस पर्टिकुलर करेंसी के लिए भी। ये एक्चुअली इस तरीके से समझा जा सकता है। सोचो, अगर हम इंडिया में रहते हैं और इंडिया के अंदर एक कंडीशन जो है पॉलिटिकली एक स्टेबल गवर्नमेंट है, पता है कि गवर्नमेंट गिरेगी नहीं, पूरे 5 साल का अपना टर्म कंडीशन पूरा करेगी, माइंड जो है लोगों का वहाँ पे पॉजिटिव है। देन पॉजिटिव होगा तो बाहर के जो लोग हैं वो लोग देखेंगे यार इंडिया के अंदर एक पॉजिटिव माहौल बना हुआ है, तो यहाँ पर क्या किया जाए, अपने पैसे को लाया जाए, इन्वेस्टमेंट की जाए। सोचो, उन्होंने यहाँ पे बड़ी बड़ी जमीनें खरीदी, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स खरीदी, वहाँ पे फैक्ट्रीज लगाई, बड़ी बड़ी करोड़ों रुपए की मशीन्स लगाई, और वहाँ पर क्या है, अनस्टेबिलिटी है। लोग वहाँ पर कायदे कानून को मानते नहीं है, या फिर जो भी चीजें बोल सकते हो, वहां पे एजुकेशन का भी रोल आ जाता है। तो ये जो इंसान है बाहर देश से जो है, इस इंसान ने हमारे देश में पैसा लगाया और इसके पास में था क्या, पैसा लगाया, अब पता लगा ये डूब जाए, तो ये इंसान अपनी जमीन खरीदने वापस लेने यहाँ तो नहीं आएगा ना। कॉमन सा कॉन्सेप्ट आता है। तो ये लोग इस चीज को नोटिस करते हैं कि अपने पैसे को ऐसे देश में लगाया जाए जहां पर पॉलिटिकली स्टेबिलिटी, बहुत ही ज्यादा स्टेबिलिटी बनी रहनी चाहिए। अदरवाइज ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बड़ी हो सकती है। कोई भी कंपनी इन्वेस्टमेंट नहीं करेगी किसी भी ऐसे देश में जहां पर कह सकते हो कि बहुत ज्यादा अनस्टेबिलिटी यहां पे क्रिएट आ रही हो। ठीक है, देन उसके बाद में बात की जाए नेक्स्ट पॉइंट की, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट तो नहीं है बट फिर भी बहुत ही ज्यादा जरूरी इसलिए हो जाता है, लोगों के सोचने का तरीका। क्योंकि असली जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं, जो बातें की जाती है, देखो करेंसी जो होती है ना, जैसे हम बात करते हैं, हम टोटल 7 पेयर में वर्क करते हैं, तो अगर मैं बात करूं उन पेयर्स के अंदर, तो वहां पर बहुत सारे लोग क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट पर्पज से बिजनेस करने के लिए इन करेंसीज को यूज करते हैं फॉर हैजिंग इंस्ट्रूमेंट्स। रही बात ट्रेडिंग की, वो तो हम लोगों ने इसको ट्रेडिंग इंस्ट्रूमेंट बना दिया, अदरवाइज ये हैजिंग के लिए यूज की जाती है करेंसी। हमेशा ऑल ओवर वर्ल्ड ये हैजिंग के लिए यूज होती है। एक बहुत ही छोटा सा परसेंटेज जो कह सकते हो ना ट्रेडर्स लोग यहाँ पे काम करते हैं, वरना ये मैक्सिमम टाइम हैजिंग करने के लिए, अपनी पोजीशंस को बचाए रखने के लिए, जो बिजनेस कर रहे हैं उनको ये बातें पता होती है वो किस तरीके से अपनी पोजीशंस को बचाते हैं, किस तरीके से अपने पैसे को डूबने से बचाते हैं, तो उनके लिए होता है। तो यहां पर मोस्ट इंपॉर्टेंट एक काउंट और किया जा सकता है, जो मुझे यहाँ पे ध्यान से समझ में आया, कि मार्केट में जो लोग हैं उनका कह सकते हो सेंटिमेंट्स क्या है। ठीक है, यहां पर सोचने की क्षमता, कि भाई वो क्या सोचते हैं उस देश के बारे में, वो अपने लेवल पर किस तरीके से उसको एनालाइज कर सकते हैं, ये भी एक बहुत ही पॉजिटिव इंपैक्ट डालता है किसी भी देश की करेंसी के ऊपर। ये वही एग्जांपल हुआ, आप समझ सकते हो कि भाई हमारे देश में अनस्टेबिलिटी है, लोग यहाँ पे जानते हैं कि भाई देश में क्या होने वाला है, ऐसा हो जाएगा। तो उस कंडीशन में जो देश के लोग होंगे, जब वही देश की करेंसी पे भरोसा नहीं करेंगे, देन उस कंडीशन में क्या होगा, बाहर वाली कंट्री के लोग थोड़ा ना करने वाले हैं। वही चीज यहाँ पे इंप्लीमेंट होती है। किसी चीज के बारे में अगर नेगेटिव छवि बना दी जाती है कि भाई ये तो नेगेटिव है, नेगेटिव है, देन उस कंडीशन में अगर कोई इंसान उसमें इन्वेस्टमेंट करना भी चाहता है, देन वो भी नहीं कर पाता। तो ये बातें हमें समझनी जरूरी हो जाती है, क्योंकि मार्केट में बोला ही जाता है कि अगर आप अकेले चलोगे तो आपसे सब कुछ छीन लिया जाता है।
आम लाइफ में बोला जाता है भाई भीड़ से अलग चलो, भीड़ से अलग चलो, चलते भी हैं लोग, ठीक। बट शेयर मार्केट में अगर आप भीड़ से अलग चलने की कोशिश करोगे तो आपका जो पैसा है ना वो खत्म हो जाएगा, कॉमन सी बात है। यहाँ पर ये वाला कॉन्सेप्ट इंप्लीमेंट होता ही नहीं है कि मैं भीड़ से अलग चलने की कोशिश करूंगा, यहाँ पे आपको भीड़ के साथ चलना होता है। तो इसी कंडीशन में अगर मार्केट में कंडीशन ओवरऑल डाउन है तो आपको भी डाउन ही जाना पड़ेगा। आप क्या सोचते हो कोई खास फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है कि डाटा क्या बोलता है। आपको पता होना चाहिए कि क्या चीजें चल रही हैं, इकोनॉमिकल डाटा क्या आया है, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए हैं। आपको पता होना चाहिए कि जो सेंट्रल बैंक पॉलिसीज क्रिएट कर रहे हैं वो क्या है, क्या चीजें वहां पे इंपैक्ट हुई है। देखो ये छोटी छोटी चीजें मैंने की पॉइंट के हिसाब से बता दी, वरना इनके ऊपर डिटेल दो दो ढाई ढाई घंटे की वीडियो बन सकती है। एक एक पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर इतना सारा कंटेंट यहाँ पे निकल सकता है इन पर्टिकुलर चीजों को समझने के लिए, क्योंकि ये बुक्स हम लोगों को पढ़ाई नहीं जाती फाइनेंस के बारे में कि किन चीजों से क्या होता है। तो ये छोटा सा एक पिक्चर मैंने आपको दिखाने की कोशिश की कि ये चीजें बहुत ज्यादा मायने रखती है। रही बात पॉलिटिकल कंडीशंस की, तो वो तो है ही, उनमें तो कोई बात ही नहीं की जा सकती, क्योंकि अगर वहां पे कंडीशंस ही सही नहीं होंगी तो आप वहां रहना भी नहीं चाहोगे। पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी अगर वहां पे देखने के लिए आपको मिलती है तो भाई वहां पे तो आप खुद ही रहना नहीं चाहोगे, बिजनेस तो आप वहां पे छोड़ ही दीजिए। देन मार्केट के यहाँ पे जो कंडीशंस हैं, लोग क्या समझते हैं, किस तरीके से हमें उस करेंसी में इन्वॉल्वमेंट करनी चाहिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो जीबीपी और आईएनआर के बारे में जो बात की जाएगी वो यही है कि अगर उन देशों के सेंट्रल बैंक्स, उन देशों में पॉलिटिकल कंडीशन सही हैं, वहां के लोग उस कंडीशंस में सही हैं, तो कॉमन सी बात है वो देश की करेंसी ग्रो करना चालू कर देती है। अभी बात करें इंडिया की, तो इंडिया की करेंसी की बात की जाए तो यहां पर बस एक छोटी सी प्रॉब्लम ये देखने के लिए मिलती है कि गवर्नमेंट भी सब सही कर रही है, जनता के अंदर प्रॉब्लम ये आ जाती है कि जनता इस बात को समझना चाहिए कि हमारी करेंसी मजबूत होगी कैसे। होगी तब जब हम जॉब के प्रति ना जाकर बिजनेस को करना प्रेफर करेंगे, बाहर से पैसा आए, कॉमन सी बात आती है, तब एक पर्टिकुलर देश की करेंसी ग्रो करती है। हमारे यहाँ पर ये माइंडसेट बहुत ही ज्यादा अंदर तक जा चुका है, क्योंकि हमारे देश में, देखो मैं इस चीज को बुरा नहीं मानूंगा, क्यों बोलूंगा भी नहीं बुरा, क्यों, हमारे देश ने यार भुखमरी तक देखी है। तो हमारे पेरेंट्स ये मानते हैं कि भाई बस एक चाहे एक पियोन की नौकरी मिल जाए, बस आपको सरकारी मिल जाए, ताकि आप 60+ होते होते भी सेफ एंड सिक्योर बैठे रहो। बट मेरे भाई इससे आप देश को ग्रो नहीं कर सकते। और आपको एक बात और बता देना चाहता हूं, जो लोग सोचते हैं हमारा क्या जाता है, अपने बाप का क्या जाता है, भाई जाता है तुम्हारा ही जाता है। सोचो तुम्हारे 1,000 रुपए पड़े हैं अकाउंट के अंदर, आपको क्या लगता है जब हम यूएसडी आना, मैं कई बार बोल चुका हूं, देखो ये सच्चाई है, पता होनी चाहिए मेरे भाई, क्योंकि आपको पता होगा तभी तो आप करोगे ना। आपने मान लो 1,000 है, चलो 1,000 छोड़ो, 10,000 मान लो, चलो 1 लाख मान लो, आपका 1 लाख रुपए अकाउंट में पड़ा है। एक्चुअल में हम लोग जब ट्रेडिंग करते हैं, मान लो 83 रुपीज प्राइस चल रहा है यूएसडी आनार, मान लो मैंने 83 पे इसको बाय किया, और बाय करने पर क्या हुआ, ये 83 से ऊपर की तरफ चला गया और 83.20 आ गया। तो अगर मैंने यहाँ पे 10 लॉट में वर्क किया तो मुझे 2,000 का प्रॉफिट हुआ। एक बात ध्यान रखना, ये 2,000 का जो प्रॉफिट हुआ ना, ये कहां से आया, कैसे आया, समझो। ये आपका ही पैसा था जो बैंक में रखा हुआ है, 1 लाख रुपीज। उसी को कैलकुलेट करते हुए, इन दोनों देशों के अंदर जो रिलेशंस हैं, जो मैंने पूरी कंडीशन राम कथा बताई ना, उसके तहत ये प्राइस निकल कर आया कि इसका प्राइस अभी 83 चलना चाहिए। 83 से 83.20 हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, आईएनआर की वैल्यू गिर गई। इसका मतलब क्या हुआ, जो आपके बैंक अकाउंट में भाइयों पैसा रखा है उसकी वैल्यू कुछ ना कुछ कम जरूर हुई है। 1 लाख से कह सकते हो वो चाहे हो सकता है कि 10 रुपए या 20 रुपए कम हुई हो आपके प्राइस में, बट भाई कुछ भी कम हुई है। उसी मूवमेंट को हम लोग यहाँ पे कैच करने की कोशिश करते हैं, ये है असली फंडा। इसी कारण करेंसी मार्केट में आप देख सकते हो कि कोई भी बड़ा प्लेयर इसको हिला नहीं सकता, क्योंकि ये किसी बड़े प्लेयर के हाथ की चीज ही नहीं है मेरे भाई। ये जो पैसा आपके बैंक में रखा है ना, देखो मेरे बैंक में भी रखा है, आपके में भी रखा है, आपके पेरेंट्स के में रखा है। आप लोग सोच रहे हो बैंक में रखा है सेफ है, भाई वो पैसा रखा नहीं है, वो आपके लिए दिख रहा है केवल। असली पैसा यहाँ पे घूमता है, यहाँ पे दिखाता है कि भाई आपके पैसे की जो वैल्यू है ना, जो आपके पैसे की वैल्यू है वो इस तरीके से कम हो रही है। सोचो कैसे, भाई मान लो मेरे अकाउंट में 100 रुपए पड़े हुए हैं और मैं बोलूं यूएसडीएनआर की वैल्यू कितनी है, 10 है, तो कॉमन सी बात आती है, अगर ये 10 की जगह 11 हो जाती है तो क्या होगा, अब मुझे यहाँ पे कह सकते हो मेरे पैसे की वैल्यू ऑटोमेटिकली कम हो गई। ये प्रॉब्लम यहाँ पर देखने के लिए मिलती है और ये रियलिटी है। बहुत सारे लोग इस चीज को जानते ही नहीं है कि भाई यूएसडीएनआर तो पता नहीं किस चीज को फॉलो करता होगा। भाई ये आपके ही पैसे को फॉलो कर रहा है, आपके बैंक अकाउंट्स में जो करोड़ों रुपए रखे हैं ना, उन्हीं को बेस मानते हुए ये प्राइस निकल कर आता है। और ये अगर 83 से 82 आ जाए तो कॉमन सी बात है आईएनआर की वैल्यू मजबूत हुई, तो इसका मतलब आपका जो 1 लाख रुपए था ना वो मजबूत हुआ, ऑटोमेटिकली मजबूत हो गया, आपकी परचेजिंग पावर बढ़ गई। बट अगर 83 से ये 85 हो जाता है तो भाई आपको पता ही नहीं लगा, आपके अकाउंट में तो प्रिंट हुआ है एसबीआई की कॉपी के अंदर कि 1 लाख रुपीज है, बट उसकी परचेजिंग पावर गिर गई। इस बात को ध्यान रखो, कुछ चीजें ऐसी होती है जो दिखती नहीं है, बट ये वही चीजों में है जो दिखती नहीं है बट रियल में होती है। ये बात ध्यान रखना। तो समझो इस बात को कि आपका ही पैसा यहां है, ये एक्चुअल में आपका पैसा है मेरे भाई।
समझ रहे हो? यूएसडी एनआर की जो वैल्यू है ना, ये आपके पैसे की वैल्यू को ऊपर नीचे रोज करती है और आपको पता नहीं लगता, क्योंकि आपको तो लग रहा है मैंने 1 CR का भाई एफडी मैंने तो बैंक में रखा हुआ है। तो रखो ना, ये चीज समझो, मार्केट की कंडीशंस के समझो कि ये जो मूवमेंट आ रही है ये आपका ही तो पैसा है भाई, आपके पड़ोसी का भी पैसा है, सबका पैसा है। तो ये थी कंडीशंस कि कौन कौन सी चीजें कहाँ पर इंपैक्ट डालती हैं। आई विश एक छोटी सी पिक्चर तो क्लियर हो गई होगी कि करेंसी मार्केट के अंदर जब हम काम करते हैं तो हमें किन किन चीजों पे फोकस करना चाहिए, कौन सी चीजें हमारी मार्केट में इन्फ्लुएंस कर सकती हैं उस पर्टिकुलर करेंसी के अंदर, कौन कौन से लोग हैं जो कि, जैसे सेंट्रल बैंक्स होते हैं, हर देश के सेंट्रल बैंक्स होते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हुआ, बैंक ऑफ इंग्लैंड हुआ, फेडरल रिजर्व ऑफ अमेरिका हुआ। तो कॉमन सी बात है, ये सारे के सारे अपनी करेंसी को मजबूत करने के लिए इंपॉर्टेंट पॉलिसीज बनाते हैं। और आम जनता अगर बोले अपने बाप का क्या जाता है, भाई जाता है, बापा छोड़ो, आपका भी जाता है और आपके पापा का भी जाता है, सबका जाता है। क्यों आप सोच रहे हो कि हमें क्या भाई, पॉलिसी आरबीआई इंटरेस्ट रेट बढ़ा रही है, बढ़ा दे, बढ़ाने का मतलब है आपके पैसे में मजबूती आई। वो कहती है घटा दे, घटा दे भाई, आपके पैसे में कमजोरी आई, ये बात आती है। ये इंटरेस्ट रेट वाला फंडा ना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आई थिंक मैं आई वीडियो में एक वीडियो डाल दूंगा, उसको देखना, क्योंकि ट्रेडिंग के साथ साथ फाइनेंशियल एजुकेशन गेन करना भी इंपॉर्टेंट है। लोग केवल ये देखते हैं प्रॉफिट लॉस कितना हुआ, भाई ये कॉन्सेप्ट नहीं समझोगे ना तुम, कुछ नहीं होने वाला तुम्हारा। ये बात समझने की हो जाती है। इसमें मैं भी काउंट होता हूँ, खाली प्रॉफिट लॉस के पीछे नहीं भागना होता है, ये देखना है कि असलियत में हो क्या रहा है, फंडामेंटल थ्योरीज क्या है जो इस पर्टिकुलर चीज को चला रही हैं, मनी मार्केट वर्क कैसे करती है, इस बात को समझना मोस्ट इंपॉर्टेंट काउंट हो जाता है अगर आप ट्रेडिंग के अंदर या फिर फाइनेंशियल मार्केट के अंदर अपना फ्यूचर बनाने की सोच रहे हो तो इसी के साथ आज की वीडियो बंद करते हैं। आई विश मैंने ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत ही इजी तरीके से और इजी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश की है। फिर भी किसी का कोई क्वेश्चन है ना, तो आप क्या कर सकते हो, नंबर है 9837482890, या सेकंड नंबर है 8077521043। आप इन दोनों नंबर में से किसी पे भी हाई करके मैसेज करके अपने क्वेश्चंस को पूछ सकते हो अबाउट करेंसी ट्रेडिंग, ठीक है। एंड अगर आप मेरा डिस्कॉर्ड सर्वर, डिस्कॉर्ड सर्वर की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दी है और पिन कमेंट में भी डाला हुआ है, सारा का सारा डिटेल आप वहां पे चेक कर सकते हो। वो आपको पसंद आए तो कंटिन्यू कर सकते हो। बहुत सारे लोग बोलते हैं भाई आरबीआई अप्रूव्ड पेयर कौन कौन से होते हैं, भाई लिस्ट बनाई हुई है, सारी की सारी चैनल पे पड़ी है। सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर कौन कौन से होते हैं, भाई मैंने नीचे पिन कमेंट में भी बताया हुआ है कि कौन से ब्रोकर सबसे बेस्ट हैं ट्रेड करने के लिए, और डिस्क्रिप्शन में भी उन चीज़ों को एक्सप्लेन किया हुआ है। आप सबसे टॉप वाले के साथ वर्क करो, आई थिंक वो सबसे बेस्ट रहेगा। अदरवाइज करने को तो देखो किसी के साथ भी किया जा सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं आती। सो इसी के साथ आज की वीडियो बंद करते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो आपको पता है कि आपको लाइक का बटन दबाना है। कोई भी आपके माइंड में कोई अच्छा सा क्वेश्चन हो जो लगे आपको, तो प्लीज़ नीचे कमेंट ज़रूर करना, मैं उस कमेंट का जवाब देने की कोशिश जल्द से जल्द करूँगा। ये चीज़ आ जाती है। एंड आप में से काफ़ी लोग सोचेंगे कि आपने कमेंट बंद किए हुए, भाई बहुत सारे लोग स्पैमर हैं, पता है क्या कर रहे हैं, मेरे नाम से चैनल बना रखा है एक्सप्लोजिव ट्रेड, बिल्कुल सेम मेरी फोटो लगा रखी है चैनल की, और नीचे कमेंट करते हैं, उसके ऊपर लिखा हुआ है एक्सप्लोजिव ट्रेड्स, आगे फला फला नंबर लिखा हुआ है जो व्हाट्सअप पे चलता है, वैसे कॉल नहीं हो रही, मैंने करके देखी। तो सोचो कोई आम बंदा बेचारा सीधा साधा आ जाए और देखे भाई ये नंबर दिया हुआ है, उस पर कॉन्टैक्ट करे, तो ये तो गलत हो जाएगा, उस इंसान के साथ में धोखा हो जाएगा। सो इस तरीके से मैंने नंबर नीचे कमेंट बंद किए हुए हैं, वरना मैं कहाँ तक के उनको ब्लॉक करता रहूंगा भाई, वो तो हर दूसरे दिन में नया आ जाता है। सो ये प्रॉब्लम है, इतना मेरे पास समय भी नहीं है कि मैं एक एक को बैठ के कह सकते हो ब्लॉक करूं, इसलिए मैंने उसको बिल्कुल हाइड किया हुआ है। आप जो भी कमेंट करोगे मुझे दिखाई देता है, और जिसका कमेंट जेन्युइन होगा वो खोल दिया जाएगा। और एक टाइम ऐसा है, नंबर आपको दिया ही रखा है, आप डायरेक्टली वहां पे भी कमेंट करके पूछ सकते हो, भाई मुझे ये क्वेश्चन है बता दो, ठीक है। सो इसी के साथ आज की वीडियो बंद करते हैं। आई विश कि आपको ये छोटा सा कॉन्सेप्ट बट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। पिक्चर क्लियर करना अभी बाकी है। मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के अंदर।